मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मित्रों, हिंदी फिल्में हम लोगों को बड़ी प्रभावित करती हैं। हिंदुस्तान में फिल्म और क्रिकेट ये दो मूल मंत्र है जीवन के, क्योंकि दोनों ही सुख देते हैं। क्रिकेट में जब आप पीछे चल रहे हो और अचानक एक खिलाड़ी आए और 3 बॉलों में 18 रन बनाने और वो 3 छक्के मार दे तो कितनी खुशी मिलती है। ठीक इसी तरह फिल्मों में कोई अंडरडॉग होता है जिससे जीवन में कोई अपेक्षा नहीं होती, उपेक्षित होता है, वंचित होता है, लेकिन वह व्यक्ति खड़ा होकर एक दिन सबसे बड़ा बन जाता है। कितना अच्छा लगता है। पर्दे पे ये सब देखते तो हमें लगता है काश जिंदगी में ऐसा हो, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। जिंदगी की सच्चाई थोड़ी सी अलग है। हम नौकरी करते चले जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं, ज़िंदगी निकाल देते हैं, खुश रहते हैं। शाम को बीवी बच्चों के साथ चले जाते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं, लौट आते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन फिल्में भी तो ज़िंदगी से ही बनती हैं। ज़िंदगी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं ना जो फिल्मों जैसी लगती है। जब फिल्में ज़िंदगी जैसी लगती हैं तो ज़िंदगी भी फिल्मों जैसी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों से मिलकर ऐसा लगता है कि कितना फिल्मी कहानी है, लेकिन वो सच होता है। और एक ऐसा ही सच, एक ऐसा ही यथार्थ आज मेरे समक्ष है। एक ऐसा बालक जो एक एफ्लुएंट फैमिली से है, जिसके पिता की ऑयल मिल है, लेकिन जब वो बालक 7-8 बरस का होता है वो ऑयल मिल नुकसान में चली जाती है और एकदम से इतना बड़ा नुकसान होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल शून्य हो जाता है सब कुछ। क्या करे वो लड़का? पढ़ाई करता है, MBA करता है, धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन है नहीं कुछ। हमारी सामाजिक दृष्टि से हम जो जिसे बहुत कुछ होना मानते हैं वो कुछ नहीं होता। तो अपने पिता के मित्र की यहाँ, जिनकी खुद की भी एक ऑयल मिल है, एक नौकरी करता है। 3,000 रुपये की नौकरी। कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1995, ये अभी बीता है 1995। 3,000 रुपये 1995 में भी बहुत ही होते थे। लड़के की स्थिति ऐसी है कि उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने जाने के उनके पास पैसे नहीं होते। 13 दिन लग जाते हैं उन पैसों का इंतज़ाम करने में। है ना रोचक? जिसके पास 13 दिन पैसों का इंतजाम करने का समय लगे, वह 3,000 की नौकरी में मेहनत करता है। इतनी मेहनत करता है कि 20-21 घंटे काम करता है और 3,000 की नौकरी से 18,000 तक पहुंच जाता है। क्या 6 गुना? 18,000 कितनी बड़ी बात। अगर आपको 1 का 6 मिल जाए तो कितनी बड़ी बात। लेकिन उसका जज्बा यही नहीं रुकता। 1997 में जो व्यक्ति 18,000 रुपये की नौकरी करता है मेहनत करके, वो उस मेहनत से आगे बढ़ता है। रमेश खंडेलवाल एंड एसोसिएट्स। है ना फिल्मी कहानी, लेकिन फिल्मी नहीं है, सच है। और रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। क्या कहानी है आपकी? मतलब मैं सुना तो बड़ा अच्छा लगा, प्रेरित भी हुआ। आप इस पूरे जर्नी को, इस पूरी यात्रा को किस दृष्टि से देखते हैं? मुझे खुद को भी मिराकल ही लगता है, लेकिन इन सब के पीछे मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरी मेहनत, प्लस जो हमारे ब्लड में एक बिज़नेस का स्टार्टिंग से ही था कि भाई बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का एक पूरे इंडिया में नाम था, तो वो नाम जब ख़राब हुआ तो मन में कहीं ना कहीं दिल के कोने में बात थी कि एक बार इसी नाम को वापस मुझे बड़ा करके दिखाना है, रिवाइव करना है। तो वो नाम आज उनके आशीर्वाद से 100 टाइम्स बड़ा हो गया जी। आज मेरी कंपनी या पर्सनल में रमेश खंडेलवाल एक फाइनेंस फील्ड के अंदर ब्रांड है, और नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग मेरे को आइडेंटिफाई करते हैं, लोग मेरे से आके मिलते हैं, लोग मेरे से सलाहें लेते हैं। तो ये सब मिराकल है और मेरी मेहनत भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये आपकी, मैं कहूँगा, मोडेस्टी है कि आप इसे चमत्कार मान रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो देता है वो तो ईश्वर ही देता है, लेकिन आप अपनी मेहनत को भी थोड़ा सा योगदान तो दें। मेहनत तो मैं शुरू से ही करता था जी। देखिए शैलेश जी, मेहनत के अलावा आपको लोगों का साथ, मुझे कुछ अच्छे लोगों का साथ भी मिला मेरी लाइफ के अंदर जी। और एक आपका कहते हैं ना कि किस्मत का पलटना होता है और भगवान की कृपा होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो सब चीज़ें साथ थी। मेहनत मैं आज भी करता हूँ जी। आज भी मैं 14 से 16 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे पास आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का मैं अकाउंट्स हैंडल करता हूँ या उनको हम रिवाइव करते हैं, तो सारा प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ती है। यानी मूल रूप से आप सिक कंपनीज को रिवाइव करते हैं? यस जी, उन्हें रिवाइव करने में पूरी सहायता करते हैं। इसमें आई कैन से नॉट प्राउडली, मैं पहले हिंदुस्तान के पहले 3-4-5 कंसल्टेंट थे। इसमें प्राउडली क्यों ना हो? इसमें अभिमान, मतलब ये अहंकार थोड़ी है, ये तो अहंकार, ये तो एक अभिमान की बात है, गर्व की बात है। मैं उसको गर्व से ही कहना चाह रहा हूँ, मैं अभिमान से नहीं कहना। जी जी, गर्व की बात आदमी को करना नहीं चाहिए। जी जी, अहंकार नहीं है, गर्व की बात है।
तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले 3 में है। तो आपने कितनी सी कंपनीज रिवाइव की होंगी? अब तक करीब मेरे 20 साल के कैरियर में मैंने मोर देन 350 कंपनियां रिवाइव करी हुई हैं। 350 कंपनी आप, जो आपके माध्यम से वो कंपनी फिर से खड़ी हो गई? फिर से खड़ी हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जो मतलब प्रमोटर नुकसान में आ गए थे, पर बर्बाद होने की स्थिति में आ गए थे, वो फिर से पटरी पे लौटे, वापस से खड़े हो गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूँ रमेश जी। मेरा सोच इसमें ये है कि ये सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक सेवा भी है। क्योंकि आप एक जो व्यापार, एक कोई अगर कंपनी सिक हो जाती है तो सिर्फ कंपनी ही सिक नहीं होती, उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति सिक हो जाता है। सिक का मतलब बीमार नहीं होता। सिक को आप अगर वर्चुअल या लिटरल मीनिंग में लें तो शायद बीमार होगा, लेकिन सिक का मतलब होता है जब परिवार, इतने लोग जब काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी तो परिवार पे असर होगा, बच्चों पे असर होगा, और उस तमाम कंपनी को फिर से रिवाइव करना, फिर से खड़ा करना, कोई तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए ना। निश्चित तौर पे इसमें बिजनेस इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये काम सेवा का भी है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, हमारा ये मानना है कि जितने एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं, जी, सपोज एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं जी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4, 400 इनडायरेक्ट लोगों को भी रोजगार मिलता है उसी कंपनी से। देन मल्टीप्लाई बाई अगेन 4, तो 1600 और इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलता है। जब फैक्ट्री चलते ट्रक आते हैं, जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें ढाबे खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं। जी, जी, जी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम ये मान के चलते हैं जो भी जितने एम्प्लॉय कंपनी के अंदर हैं, हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई बाई 16 करके इतने लोगों को हम रोजगार देते हैं। और जब भी हम इस कंपनी को, किसी भी कंपनी को रिवाइव करने के लिए हम एंगल अपना बनाते हैं, या हम गवर्नमेंट को या इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम उसमें एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहले रखते हैं कि हम ये काम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आज हमारे देश में एक प्रॉब्लम भी है, उसको एड्रेस भी मोदी जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी जितना हो सकता है उतना उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली हम लोग सोशल वेलफेयर का भी ये काम मान के करते हैं। एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि ये एक तरह से समाज कल्याण का काम है। बिजनेस इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन एक तरह से समाज कल्याण भी है। बिजनेस इंटरेस्ट होना भी चाहिए, मेरा काम है वो। नो, यू डोंट गेट फ्री लंचेस, राइट? वो आपका बिजनेस है, वो आपका काम है, तो वो होना भी चाहिए। और आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। एक इमोशनल सी बात जो है, जैसे आपने कहा कि पिताजी का नाम उस वक्त बिजनेस में खराब हो गया, तो आपको लगा कि मैं 100 गुना करके बताऊं। तो जब ये हुआ, उन्हें कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन जब नाम मेरा बढ़ने लगा, बहुत अच्छे तरीके से जब बढ़ने लगा, आज जो मैं हूँ उसका जब मैं 20% ही था तो मेरा मदर एक्सपायर हो गई। उसके बाद जब मैं आज जो हूँ, जब मैं 40% था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो जो मैंने तरक्की आज करी है वो उसको देखने के लिए यहाँ पर नहीं है, ऊपर से स्वर्ग में। मुझे लगता है 40% भी हुआ था तो वो इस सूरज को उगता हुआ तो देख रहे थे कि ये उग रहा है। सर, अल्टीमेट फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ शैलेश जी की। आज भी मैं मेरे गांव से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ, मंडावर गांव जो आपने बताया, दौसा जिले के अंदर। जी, तो आज मैं जाता हूँ, अब लोगों का प्यार मेरे प्रति देखें और रेस्पेक्ट जो आप देखें, तो उनको यही लगता है कि आज भी आदमी जुड़ा हुआ क्यों है। तो मेरे पिताजी ने मेरे से एक ही बात की कि रूट्स कभी मत छोड़ना। जी, आज भी मैं वहाँ समाज का अध्यक्ष हूँ, कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। हम लोग लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीबों को मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। जी, हमारे बसंत पंचमी में खंडेर वालों का बड़ा फंक्शन होता है, तो मैं वहाँ काफ़ी स्कॉलरशिप देता हूँ। वैसे भी गरीबों को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, इंटरेस्ट फ्री। बिल्कुल, इससे कहाँ पढ़े हैं, बस उधार तो, नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें चुकाना जरूर, ताकि उन्हें कीमत समझ में नहीं। हम उस पैसे से हम क्या करते हैं कि जो अदर नीडी हैं, दोबारा जो और नीडी पैदा हो रहे हैं, नीडी आ रहे हैं, उनको रोटेट साइकिल। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मैंने 40% भी तरक्की करी तो अभी फादर को बहुत खुशी नहीं, बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई। मैंने मर्सिडीज़ खरीदी थी उस टाइम पर। जी, पहले आज से करीब 14 साल पहले। तो मैं फादर गाँव रहते थे जी, मैं लेके गया तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ। निश्चित तौर पर भाई हमारे परिवार में मर्सिडीज आई। मेरे फादर के पास उस समय इम्पाला रहती थी, जिस जमाने में वो टॉप पे थे। जी, तो फिर बहुत कुछ हमने मतलब खो नहीं दिया, डेप्थ में बहुत चले गए। तो खोने से भी ज्यादा जो शब्द मतलब नेगेटिव हो गए, नेगेटिव में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो पिताजी एम्पाला चलाते थे और जब उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि एम्पाला खोने के बाद आप नेगेटिव चले गए, उनका बेटा मर्सिडीज लेके आता है, तो इस फीलिंग को किसी शब्द में आप बांध नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ कि ये फीलिंग दोनों पिता पुत्र की जो रही होगी, पुत्र की ये फीलिंग मैं अपने पिता को वो दिन फिर से दिखाने जा रहा हूँ जो उन्होंने देखे हैं, और पिता की ये फीलिंग मेरा पुत्र मुझे वो दिन फिर से दिखा रहा है जो मैं देख चुका हूँ। मेरे ख्याल से इन्हें शब्दों में आप बांध नहीं सकते। मुझे लगता है ये जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है। आपके इस प्रक्रम, देखिए ऑयल मिल थी आपके फादर की, आपका एक्सपीरियंस भी ऑयल मिल का था कि आप वहाँ पे काम करते थे, और वहाँ से आपने ये जो बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन है या सिक कंपनीज को, ये कैसे सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? शैलेश जी,
किस्मत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी तो आपने बोला 97 में मेरी सैलरी 18,000 हो गई थी, जी, वही कंपनी 1999 में सिक हो गई और बंद हो गई, सेम कंपनी, और मैं वापस से बेरोजगार हो गया। अच्छा आप देखिए, 2 बेटे, वाइफ, और जयपुर में खर्चा तो होता ही है जी, बिल्कुल हर और जगह कोई होता है बिजनेस नहीं था, जी। मतलब कुछ था ही नहीं। वापस से मैं नेगेटिव में चला गया। 2-3 तो क्या था, मेरे कुछ बैंकर से रिलेशन थे, जो मैं फैक्ट्री में कॉमर्शियल मैनेजर था, तो बैंक की लिमिट्स वगैरह मैं ही हैंडल करता था। जी तो मैंने थोड़ा थोड़ा लोगों की ट्रेडर लिमिट कराना ऐसा काम स्टार्ट किया, तो उनसे अपना घर का खर्चा मैं चलाता रहा। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरफेस एक्ट को लॉन्च किया। जी जब सरफेस एक्ट को लॉन्च किया तो जो मेरे जो ओनर थे, जो ऑलरेडी फैक्ट्री की जिनके मैं जॉब करता था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमको फैक्ट्री के लिए कोई बायर ढूंढ के लाओ आप। मैं उस वक्त बॉम्बे भी आना जाना मेरा चालू हो गया था। तो मैं बायर ढूंढने के लिए जब प्रयास करने लगा, तो मैं कहा भाई आपका आउटस्टैंडिंग कितनी है। उस आउटस्टैंडिंग को बात करने जब मैं बैंक में गया तो वहाँ मैंने बात करी कि भाई हम इसको कितने में आप सेटल कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो हमने उसको सेटलमेंट कराया, उनके लिए पोटेंशियल बायर ढूंढे। तो दैट वाज माय फर्स्ट डील इन माय लाइफ, जो मुझे इस रास्ते पर लेके आया। और वो आई एम द पायनियर इन दैट लाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपको एकदम सब ब्रेक थ्रू मिल जाता है, सफलता मिल गई, तो फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। एक अपने लीडिंग ग्रुप है राजस्थान के, डाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मैंने पहली फैक्ट्री उन्हीं को दिलाई थी जी। उसके बाद उनको मैंने और 2-4 फैक्ट्रियाँ दिलाई, उनका भी ट्रस्ट बन गया था मेरे साथ में जी। बड़ा डाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज अ नेम हियर। तो फिर वहाँ से फिर आप जानते हो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती रहती है, तो जी। फिर धीरे धीरे कारवां चलता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। तो यानी कि अब ये अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर बीमार कोई कंपनी हो जाए तो उन्हें सबसे पहले रमेश खंडेलवाल याद आते हैं। कईयों को, सबको तो नहीं आता होगा, लेकिन मतलब आप जो है अब बीमार कंपनियों के चिकित्सक बन गए। नो डाउट, आई एम फाइनेंशियल डॉक्टर। आप यू आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर टू देम, एंड डॉक्टर इज ऑलवेज गुड टू द सोसाइटी बिकॉज either it could be a doctor of medical line or the doctor of finance, whatever it is, but it's good to the society, and what you are doing is something. And in today's present scenario, both doctors are essential for the country. In any line and in anything, I mean, you are absolutely correct. In the health sector, we need more doctors, good doctors. In the finance sector, we need more doctors because if the finance is collapsed, the whole system is collapsed. Yes. So now you are doing something a great job, I would say, and आपका जो contribution है ये मैं इसको public welfare और social welfare की तरह देखता हूँ. And as far as business is concerned, I would say that your earning is your byproduct. Yeah, that is your byproduct, and your byproduct is higher than a lot of people's earnings. So that's a great thing. उन पीपल्स के परिवार की आपको जो दुआएं मिलती हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, उस पैसे से कई गुना ज्यादा कीमती है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं सैली जी, मेरी तरक्कियां उनमें उन्हीं लोगों की दुआओं का हाथ है। मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ। मेरे से कई के बड़े बड़े नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स आर इन दिस फील्ड। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने नहीं की। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अभी टीवी के सामने भी बोलना चाहूँगा कि मेरे कई प्रमोटरों को आज भी मुझे यही मानते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है रमेश जी, उनको ये लगता है कि मैं जो सलाह देता हूँ ना उनको, वो उनसे बेहतर, अकाउंटेंट से कई गुना बेटर देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे मैं आपको बताऊं, मुगल आजम फिल्म आपने देखी होगी, महबूब खान, उसके ऐसी फिल्म, मतलब इट्स अ हिस्ट्री, मतलब वो तो एपिक है वो सिनेमा, मतलब वो तो जिसको कल्ट है। महबूब खान साहब मतलब और जो के आसिफ साहब, ये जो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ये फिल्में बनाई, जो के आसिफ साहब हैं जिन्होंने मुगल आजम बनाई, महबूब खान साहब जिन्होंने मदर इंडिया बनाई, ये तमाम लोग ये स्कूलों में इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। लेकिन आप देखिए, कोई मुगल आजम देख के कह सकता है कि आसिफ साहब की फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन क्या कमाल उन्होंने सिनेमा बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हर फील्ड में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली होगी लेकिन उस फील्ड में उनका नॉलेज बहुत कमाल का है। आप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं? दोनों ट्विंस को कितने बड़े हैं अभी वो दोनों? 27 ईयर्स ओल्ड है, कि शादी कर दी अभी कोरोना में। अच्छा, कोरोना काल में शादी कर दी। अरे ये भी एक फाइनेंस का एक बड़ा अच्छा आपने बताया, कोरोना काल में शादी करी तो खर्चा काफी कम हो गया होगा। नहीं, मैंने जब शादी तय करी जब कोरोना नहीं आया। अच्छा, और बड़ी धूमधाम से करने का मन था, लेकिन अब ठीक है। नहीं, ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जो है उस पैसे को कहीं और उपयोग करें और जहाँ जितना सीमित कर सकें वो बहुत अच्छा है। वो भी मारवाड़ी लोग शादी में खर्चा करने में खुश होते हैं। निश्चित तौर पे ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अच्छा लगता है लोगों को बुलाने में, खिलाने में, पिलाने में, होस्ट करने में। वी लव टू डू दैट एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट। ये हमारे यहाँ है, पधारो हमारे देश, और जो मनवार है वो होनी भी चाहिए।
वो बच्चे भी आपके इसी बिजनेस में? मैं एक बेटा ने मेरे MBA करके मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी। और एक बेटा ने मेरे IIT IIM करके और अभी ओयो के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर। ओयो जो हमारे रूम्स वाली Yes, जो yes, कंपनी है उसके अंदर, लेकिन वो अपने दृष्टि से कर रहा है, वो उसको अपने लाइन में लगी चल रही है। वो भी आप ही की तरह का अपना काम खुद देख रहा है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए, हमारे बस दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले अपनी सोच पॉजिटिव रखें और हार्ड वर्क पर फोकस करें। ईमानदारी और रिलायबिलिटी, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप हार्ड वर्क और ऑनेस्टी को साथ में लेके चलेंगे तो सफलता हो सकता है आपको स्लो मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, 100% मिलेगी सर, कोई डाउट ही नहीं। मुझे भी लाइफ में कई बार ऐसे फेसेस आते हैं कि कई क्लाइंट नहीं ट्यून हो पाते मेरे से, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या उनको मतलब मैं घुमाने की कोशिश नहीं करता हूँ। और कई बार क्या होता है कि उनको अपने फेवर की बात सुनने के लिए, सपोज आज डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, डॉक्टर वो आप प्लीज नहीं करते लोगों को? नहीं जी। डॉक्टर बोला आपका हार्ट काटना ही पड़ेगा और एक डॉक्टर बोला नहीं मैं दवाई से सही करने की कोशिश तो करूँगा, आपको वो डॉक्टर अच्छा पहले लगेगा? वो डॉक्टर अच्छा लगेगा जी। तो मैं सॉल्यूशन देता हूँ, एंड टू एंड सॉल्यूशन। मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं देता कभी भी किसी क्लाइंट को। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने ये जो दो चीज़ें, देखिए ये दो चीज़ें तो बड़ी कॉमन है जो हर व्यक्ति कहता है कि ईमानदारी और परिश्रम कि हम करते हैं। आपने भी ईमानदारी और परिश्रम से काम किया, लेकिन आपने जो ये जो चीज़ कही ये मैं बड़ी मायने रखती है, जो आप लोग भी सुन रहे हैं। देखें जो रमेश खंडेलवाल जी ने कहा कि मैनिपुलेट मत कीजिए चीज़ों को, जो है वो स्पष्ट बताइए और ट्रांसपेरेंसी रखिए। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबडी ऑल द टाइम। मतलब आप हर व्यक्ति को हर समय जो है आप खुश नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। और एक आपने जो बात कही कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी सीख है जो खंडेलवाल साहब ने हमें दी है। निश्चित तौर पे 1997 में 18,000 रुपये की तनख्वाह, 99 में वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। और ये 2021 कुछ 20-21-22 साल की ये कहानी और 21-22 साल की कहानी में ये तरक्की, आपको नहीं लगता ये कमाल की चीज़ है? और करने वाला कोई ऊपर से जुपिटर से नहीं आया, हमारे बीच में बैठे हैं। आप ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस जज्बे की कहानी को सुन के मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है इन्हें भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू रमेश। थैंक यू। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।